हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। चिल्ड्रन एकेडमी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पर्यावरण विषय पर हम बात कर रहे थे और पर्यावरण विषय में हमने पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र की बात कर ली थी हमने। आज बात करेंगे पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी क्या होती है? एक शब्द सुना है आप लोगों ने, परिस्थिति। परिस्थिति, ये परिस्थिति शब्द का ही एक शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है। परिस्थिति क्या होती है? हम परिस्थिति पर बात करते हैं, यानी परिस्थिति समझ में आ गई, क्योंकि परिस्थिति शब्द आप लोगों का एक रूटीन का शब्द है। कहते हैं ना, अरे यार तुम तो मेरी परिस्थिति ही नहीं समझते, आपस में यार दोस्तों से कहते हैं ना। तो एक परिस्थिति आप लोगों ने सुन रखा है, परिस्थिति सब जानते हो आप लोग। तो परिस्थिति क्या है, पहले इस पर बात करते हैं हम। अब परिस्थिति की बात में देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, वो जहां भी होता है वो कुछ घटनाओं से, कुछ कार्यों से, कुछ व्यक्तियों से घिरा होता है, कुछ तत्वों से घिरा हुआ होता है। अब वो सभी कारक जो उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं वे उसकी परिस्थितियां हैं। जिन परिस्थितियों ने या जिन कारकों ने उसको घेर रखा है वो उसकी परिस्थितियां हैं। जिन कारकों की उस व्यक्ति को आवश्यकता है वो उसकी परिस्थितियां हैं। अब हम एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का उदाहरण लेते हैं। यहां पर देखिए, कोई बालक है, बालक, आपकी नज़र में इसकी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? इसकी भी परिस्थितियां हैं। कहने का मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका भी एक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वही एक पारिस्थितिकी है। यानी कि साइंस की भाषा में हम इसको पारिस्थितिकी बोल देते हैं और हमारी देसी भाषा में हम इसको परिस्थिति बोल देते हैं। यानी कि हमारी परिस्थितियां, हम जिस स्थिति में होते हैं, एक इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, परि प्लस स्थिति। कोई एक स्थिति है, उस स्थिति के भी चारों ओर, वह स्थिति जब चारों ओर घूमती है, घेरती है किसी को, वो परिस्थिति है। यानी कि कोई भी स्थिति जब किसी को घेरती है तो वो क्या बनती है? परिस्थिति बनती है। अब इस बालक का उदाहरण दे रहे थे हम, इस बालक के उदाहरण में देखते हैं हम इस बालक की घर की परिस्थिति। इस बालक की विद्यालय की परिस्थिति। इस बालक की सामाजिक परिस्थिति।
अब और जो भी परिस्थितियां हैं वो सब हम इसमें शामिल कर लेते हैं। आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति या राजनीतिक परिस्थिति, जो भी कोई कारण इसको प्रभावित कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, वो सभी सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए कि जब ये घर की परिस्थितियां हैं, उसकी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं घर की, आपके तभी समझ में आएगा। अनेक परिस्थितियां हैं। घर में लाइट नहीं है, होमवर्क नहीं किया, किसी के इन्वर्टर था, होमवर्क हो गया। अनेक परिस्थितियां घेर रखा है बेचारे को। घर में और भी परिस्थितियां हैं, समय पर खाना नहीं बनता, समय पर खाना मिलता नहीं है, नहाने धोने के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, एक के घर में लेट बात है, एक के घर में लेट बात है ही नहीं, वो बेचारा जंगल में जाता है, 2 घंटा खर्च हो जाता है उसका। यानी कि हर बालक की परिस्थिति अलग रहेगी, और जब परिस्थिति अलग रहेगी तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेंगी बच्चे का, जो एक वैज्ञानिक माहौल होता है, जो एक साइंस की जो चीज़ें होती हैं, देन होती है, प्रकृति की देन जो होती है, वो बच्चों की सेम मिलेगी। यानी सभी बच्चों को खाने के लिए चाहिए तो इस बच्चे के लिए भी खाने के लिए चाहिए। सभी बच्चे होमवर्क करते हैं, ये भी करता है होमवर्क। सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये भी पढ़ने जाता है। सब नहाते हैं, ये भी नहाता है। ये परिस्थितियाँ इसकी हैं, सब करना पड़ेगा इसको। लेकिन किसी को इजी वे में वो कर लेते हैं, कोई बहुत सहन करके कठिनाई के रूप में इनको काम करता है। तो ये एक बालक की परिस्थितियाँ होती हैं। अब इस परिस्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी। अब इकोलॉजी, इको प्लस लॉजी, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। इको, इको का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। परिस्थिति, लॉजी विज्ञान, स्ट्रक्चर मतलब परिस्थिति, जो भी जिस स्थिति है वो, और विज्ञान यानी परिस्थितियों का जो विज्ञान होता है वही पारिस्थिति होता है, पारिस्थितिकी। यानी कि परिस्थितियों का विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है। अब ये पारिस्थितिकी क्या है, इसका इसकी एक सरल भाषा में हम डेफिनेशन देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। सरल भाषा में बात करें तो मानव है, और हम मानव की ही परिस्थितियों की बात करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का रक्षक भी है मानव। तो जो भी कोई घटना घटित होगी, मानव को केंद्र बिंदु मानकर घटित होगी। अब हम देखें मानव, का वातावरण के साथ, मानव का वातावरण के साथ संबंध बैठाना पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी। अब
अगली बात करें, ये तो एक हमारी सरल भाषा है जिसमें हम बात कर रहे थे। हमने ये परिभाषा बनाई, अब कहाँ तक ये सिद्ध होती है वो आगे पता लगेगा। दूसरी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ, ये है मानव विकास संगठन द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट संगठन एचडीओ द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एचडीओ, इसके द्वारा परिभाषा दी गई है कि मानव और वातावरण की परिस्थितियों का अध्ययन करना ही क्या है, पारिस्थितिकी है। मानव और वातावरण की परिस्थितियों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी, सॉरी, ये मानव और वातावरण की परिस्थितियों का अध्ययन करती है। जब मानव और उसके वातावरण की जो परिस्थितियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी, हमने पर्यावरण में भी बताया था। अब जो भी घटनाएं मानव को प्रभावित करती हैं या जो भी कारक मानव को प्रभावित करते हैं वे सभी पारिस्थितिकी का पार्ट है। अब पारिस्थितिकी में इतना फर्क है, पर्यावरण में हमने वायु पढ़ा, पर्यावरण में हमने जल पढ़ा, तो निश्चित रूप से जल और वायु दोनों पर्यावरण के एक पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी वायु या कौन सी वायु मानव के लिए उपयोग में रहेगी वो पारिस्थितिकी में पढ़ना है। अब हमको थोड़ा सा कठिन हो गया है कि अब हमको उस वायु में से भी जो मानव के काम आने वाली परिस्थिति है वो हम पढ़ेंगे, या जल की वह परिस्थिति जो मानव के काम आ रही है उस परिस्थिति का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। धरातल है खूब बड़ा है, लेकिन जो मानव परिस्थिति के अंतर्गत काम आ रहा है वो मानव परिस्थिति के अंतर्गत हम उतने वातावरण का, धरातल का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये एक परिभाषा बनी। कुछ विचारकों की परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने एक नॉर्मल वे में पारिस्थितिकी क्या होती है उसके बारे में समझ लिया होगा। अब आप नोट डाउन करना, और मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता रहा हूँ विचारकों की, जो इनसे मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं वो आप देखना। बाकी कुछ हद तक जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो आप लोग समझ जाओगे। देखिए, एक विचारक है सीजे क्रैब। सीजे क्रैब ये सीजे क्रैब क्या कह रहा है? हाँ, ये सीजे क्रैब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव और
वातावरण की परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यानी मानव और वातावरण की परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है? मानव पारिस्थितिकी है या पारिस्थितिकी है। अब मानव और वातावरण में जो एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उसे हमें समझना है। यानी कि मानव अलग चीज है और वातावरण एक अलग चीज है। जब दोनों की परिस्थितियां मिलेंगी तो ही पारिस्थितिकी बनेगी। या हम इन वातावरण के साथ जो पशुओं की परिस्थिति है वो पशु पारिस्थितिकी कहलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पशु भी मानव के लिए आवश्यक है तो मानव भी पशुओं के लिए आवश्यक है। देखिए अगली बात करते हैं। एक विचारक था, दूसरा नंबर 1 सीजे क्रैब हो गया, नंबर 2 जीएल क्लार्ड। जीएल क्लार्ड, ये जीएल क्लार्ड क्या कह रहा है? जीएल क्लार्ड कह रहा है कि मानव सेम शब्द है और वातावरण दोनों शब्द लिए इसने, लेकिन यहां पर एक शब्द जोड़ दिया, गतिशील मानव। मानव को क्या कर दिया? गतिशील कर दिया। और वातावरण को क्या कर दिया? बदलता हुआ। कि परिस्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। क्या महत्वपूर्ण परिभाषा बनाई है। यानी कि गतिशील मानव और बदलते हुए वातावरण की परिस्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही मानव पारिस्थितिकी है। परिभाषा आ गई हमारे सामने। कहीं ना कहीं मानव और वातावरण को जोड़कर जो एक कंडीशन बनती है वो क्या है? वो पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी। अब यहाँ पर स्पष्ट होता जा रहा है कि ना प्रकृति बड़ी है, ना वातावरण बड़ा है और ना ही मानव बड़ा है। कहीं ना कहीं मानव को प्रकृति की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को मानव की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है कि पर्यावरण का जो एक पार्ट बनता है हमारा, उसमें पारिस्थितिकी जो शब्द है वो पारिस्थितिकी दोनों की एक संयुक्त कंडीशन बनती है। कहीं ना कहीं मानव और वातावरण जब दोनों एक जगह मिलते हैं तो उनकी जो कंडीशन बनती है वही एक पारिस्थितिकी कहलाती है। अब बात करते हैं हम एक अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा हमारी है हाँ 1 मिनट।
देखिए अगला जो वैज्ञानिक है वो है साउथबिडे। साउथबिडे क्या कह रहा है? प्राणीगत परिस्थितियां, यानी कि प्राणीगत परिस्थितियां जो वातावरण में समाहित हैं वे सभी समाहित हैं, वे सभी पारिस्थितिकी कहलाती हैं। वे सभी पारिस्थितिकी कहलाती हैं। अब बात वही आ रही है, कितनी भी परिभाषाएं देख लें हम, कितना भी आगे परिभाषाओं के बारे में जान लें, लेकिन एक बात हमारी यहाँ निकल के स्पष्ट हो चुकी है कि अब मानव और वातावरण जहाँ एक जगह मिल जाएंगे वहाँ क्या बनेंगी? परिस्थितियाँ बनेंगी। और उन परिस्थितियों का अध्ययन करना ही क्या है? पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी। ये पारिस्थितिकी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब पारिस्थितिकी के प्रकार हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी के प्रकारों की। तो प्रकारों में देखिए पारिस्थितिकी के क्या प्रकार बनते हैं? 3 प्रकार हैं पारिस्थितिकी के। अब 3 प्रकारों में एक है मानव पारिस्थितिकी, दूसरा पशु पारिस्थितिकी, नंबर 1 मानव पारिस्थितिकी, नंबर 2 पशु पारिस्थितिकी और नंबर 3 वृक्ष पारिस्थितिकी। ये 3 पारिस्थितिकी के प्रकार हैं और तीनों ही पारिस्थितिकी एक दूसरे के काम आने वाली है और एक दूसरे परिस्थिति एक दूसरे से संबंधित है। भाई कहीं ना कहीं हम मानव पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पशु मानव के लिए आवश्यक हैं, और पशु आवश्यक हैं तो कहीं ना कहीं वृक्ष भी आवश्यक हैं। यानी कि ये सभी परिस्थितियां मानव के लिए आवश्यक हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं जहाँ पशु के लिए मानव आवश्यक है तो उसके लिए ये वृक्ष भी आवश्यक हैं, वृक्षों के लिए पशु आवश्यक हैं तो कहीं ना कहीं मानव भी आवश्यक है। तो आपस में इन तीनों का एक संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। तो ये पारिस्थितिकी जो शब्द है ये आपके समझ में आ गया होगा। मानव पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो मानव पारिस्थितिकी की बात कर लेते हैं अब। तो उससे पहले इसके कुछ उद्देश्य हैं पारिस्थितिकी के, वो उद्देश्य आपको क्लियर करने होंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ उद्देश्यों को। फिर इन 3 प्रकारों की बात करते रहेंगे पूरे पारिस्थितिकी में, यानी कि पर्यावरण में हम इन चीज़ों की ही बात करेंगे। आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जनसंख्या, प्रदूषण, ये सब एक पर्यावरण के ही पार्ट हैं, सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे।
जितने भी हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी जो तंत्र है पूरा, हर जगह का अलग अलग, जैसे अमेरिका का भी पढ़ेंगे हम लोग, ठंडे प्रदेश भी पढ़ेंगे, गर्म प्रदेश भी पढ़ेंगे, और अपने एक शीतोष्ण कटिबंध भी पढ़ेंगे। तो एक अपने आप में कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर या धरातल पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम इस पर्यावरण के अंतर्गत नहीं पढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियाँ, सभी स्थितियाँ हमको वातावरण से जोड़े रखती हैं। और जब वातावरण का मानव से संबंध की बात आती है तो वही परिस्थितियाँ बन के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। भाई एक विद्यालय तंत्र है, जिस प्रकार विद्यालय में एक शिक्षक, विद्यार्थी, एक वहाँ का वातावरण, एक वहाँ का प्रधान अध्यापक, वहाँ की लैब, लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ें हमको अगर नहीं होंगी तो वहाँ एक विद्यालय की परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी। विद्यालयगत परिस्थितियाँ तभी बनेंगी जब ये सारे संसाधन एक जगह उपलब्ध होंगे। तो ऐसे ही एक पारिस्थितिकी जब बनेगी जहाँ पर मानव भी होगा, जहाँ पर पशु भी होंगे, पक्षी भी होंगे, एक हवा, जल, धरातल, ये सारी चीज़ें, बरसात, वायु, नदी, जल, झरना, ये पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें जब मिलकर एक परिस्थिति का निर्माण करती हैं तो वो एक मानव पारिस्थितिकी बनती है। तो आगे हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो पारिस्थितिकी के जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। नंबर 1, देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ पहले, पारिस्थितिकी के उद्देश्य। ये पारिस्थितिकी के उद्देश्य हैं। नंबर 1, मानव और वातावरण में संबंध स्थापित करना। नंबर 2, मानव को अपनी गलतियों का एहसास कराना। नंबर 3, मानव द्वारा प्रकृति में किए गए कार्यों का वर्णन करना। देखते जाना। चौथा, जीवधारियों के कल्याण के कार्य करना। मानव विकास की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। नंबर अगला, प्रदूषण पर नियंत्रण करना। प्रदूषण पर नियंत्रण करना। अगला, प्रकृति में ऐसी
परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जो मानव कल्याण में हो। अगला, सभी जीवधारियों के कल्याण की भावना उत्पन्न करना। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को आप अच्छे से नोट करना और देखना कि परिस्थिति के बहुत सारे और भी उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा कि पारिस्थितिकी के उद्देश्य अपने आप में बहुत हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो मानव को भी साथ लेके चलेगी, तो कहीं वृक्षों को भी, कहीं पशुओं को भी साथ लेके चलेगी। तो यहाँ आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, कहीं प्रकृति के भी कुछ कार्य दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मानव के भी कुछ कार्य अलग हैं। तो मानव, प्रकृति और पशु, इन सभी के कार्यों को मिलाकर एक पारिस्थितिकी के उद्देश्य बनते हैं। यानी कि मानव को क्या क्या काम करने चाहिए, यानी कि मानव के जो एक आदर्श जो काम है, आदर्श कार्य, अच्छे जो कार्य हैं, जो एक कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हों, एक दूसरे को आप भाई मानते हों, यानी विश्व बंधुत्व की भावना से ही आप लोग समझ जाइए कि ये शब्द एक इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि फिर कोई गलत काम होगा ही नहीं। अगर हम विश्व को एक अपना बंधु, अपना एक भाई मान के काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये द्वेष, वैमनस्य की जो भावनाएं हैं ये सब दूर हो जाएंगी। तो हमारी पारिस्थितिकी के उद्देश्यों में ये सब कुछ शामिल है कि हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम करें, तभी हम वातावरण के साथ अच्छे से तालमेल बैठा पाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, एक यहीं पर एक बात आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो वैश्विक समस्याएं हैं बहुत सारी आजकल, मान लो एक तापमान वृद्धि की ही ले लो, यानी कि एक हम कहें कि भारत में तो कोई प्रदूषण करेगा नहीं, नियम निकाल दिया। क्या अकेले भारत से वो काम संभव है क्या? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो खूब करेगा प्रदूषण, उसमें तो कोई रोक ही नहीं है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति ये करे कि नहीं भाई ये तो पाकिस्तान में ही रहेगा प्रदूषण, बस और कहीं नहीं जाएगा। हवा है, घूमेगी, मिल के भारत में भी आएगा प्रदूषण। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर संयुक्त रूप से कदम उठाने की आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिकी के उद्देश्यों में एक पॉइंट वह भी शामिल होता है, नमा पॉइंट, एक विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जो अनुचित कार्यों को रोक सके। जैसे वृक्षों के काटने का जो कार्य है बहुत तेज़ी से हो रहा है, खूब वृक्ष कट रहे हैं, तो उसको रोकने का काम किया जाए। तो एक ऐसी संस्था हो विश्व स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, ग्लोबल कूलिंग को रोक सके और एक अपने आप में एक ऐसे काम कर सके जो एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो इस विश्व में। तो ऐसे सभी कार्य हमारे इन उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। तो आज मानव परिस्थितिकी के उद्देश्य भी हो गए, मानव परिस्थितिकी के प्रकार भी हुए हैं, तो इन प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। अगला टॉपिक आपका आता है जनसंख्या। इस पारिस्थितिकी के बाद अगली बात हम जनसंख्या की करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।